हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राज छतरी है और मैं आप सभी को मेरे और आपके चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल साथ ही कलकत्ता पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 21 करने वाले हैं और इसके आगे भी मैंने यूट्यूब पर जनरल अवेयरनेस के कुछ वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उस सेट से मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इस सेट से, तो इस सेट से मैंने डिफरेंट स्टेट्स और सेंट्रल लेवल के प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछे गए क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशंस को और देख लेते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चंस। और एक बात, यदि आप लोग डब्ल्यू पुलिस कांस्टेबल और कोलकाता पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा नेपाली और बंगाली में। लेकिन यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी में रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? हु वाज द फर्स्ट पोस्टुमस रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न के पहले मरणोपरांत प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, तो बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न हमारे देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पहली बार भारत रत्न का जो इंट्रोडक्शन था ये हमारे देश में 2 जनवरी 1954 को किया गया था। ओके, और इसी साल को हमारे देश में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनमें से सबसे पहला नाम आता है सी राजा गोपालाचारी का। नेक्स्ट हमारे पास में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है डॉक्टर सी वी रमन। ओके, अगर मैं यहाँ से एक दो फैक्ट्स और डिस्कस करने की कोशिश करूँ, जो मैंने यहाँ पर स्पेशली रेड और ब्लू कलर से हाईलाइट करने की कोशिश की है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, अगर ये हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम लोग बोलेंगे श्री राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट हमारे पास में फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिसीव भारत रत्न सी वी रमन। ओके, 1954 आपको ईयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1955 में इनको, ठीक है ना, ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव, ओके, भारत रत्न पोस्टुमसली, अभी बोला था मैंने कि देखिए मरणोपरांत, ठीक है ना, पहले जो हमारे देश के आदमी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके, ये हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर फर्स्ट वुमेन का नाम पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे इंदिरा गांधी, 1971। फर्स्ट फॉरेनर का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग दूसरे शब्दों में सीमंत गांधी के नाम से या बोलेंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते थे, और ये बने थे पहले फॉरेनर जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ओके, अगर सेकंड फॉरेनर का नाम पूछे जाएंगे तो बोलेंगे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हो कि 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन, ठीक है ना, टू गेट भारत रत्न पोस्टुमसली, यानी कि मरणोपरांत पहली फीमेल का नाम पूछा जाए तो बोलेंगे अरुणा असफ अली, 1997। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम पूछा जाए या बोलेंगे यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, इनमें नाम आता है आपका सचिन तेंदुलकर। ओके, 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ईयर। ओके, स्पेशली और 2019, इन 2019 में क्या हुआ था कि हमारे देश में अगेन 3 लोगों को एक साथ में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट भूपेन हजारिका, इनको मिला था मरणोपरांत। उसी प्रकार से हमारे पास में नानाजी देशमुख। क्लियर। अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में हमारे देश में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उनमें से सबसे पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट लाल कृष्ण अडवाणी। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव एंड चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, जिनको हम लोग जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से। ओके, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक। क्लियर। आपको एक एक फैक्ट्स को वीडियो को होल्ड करके समझने की कोशिश करना है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप लोगों का मीडियम हिंदी में तो आप लोग वीडियो को यहाँ से होल्ड करके क्वेश्चन जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? महाभाष्य, एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, इज ए कंपोजिशन बाय हु ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महाभाष्य व्याकरण के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट कार्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पतंजलि। ठीक है ना, पतंजलि द्वारा लिखित महाभाष्य, याद रखना व्याकरण में एक उत्कृष्ट कार्य है। ओके, ये क्या है बोलने से ये ग्रामर। ओके, हाँ,
एक आउटस्टैंडिंग वर्क है जो कि ग्रामर के ऊपर। क्लियर? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा। ओके, पतंजलि के बारे में और एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है कि ये किनके समकालीन हुआ करते थे? तो इनके जो समकालीन जो राजा हुआ करते थे उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नाम है पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर शूद्र का, इनके द्वारा लिखा गया बुक आपको याद रखना है। शूद्र का द्वारा लिखित जो बुक है, बुक का नाम है मिर्च कट्टिका। ओके, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मिर्च कट्टिका। नेक्स्ट चारक, चारक संहिता। ओके, ये कोट पोइट हुआ करते थे किसके समय में? कनिष्क के समय में। ओके, कनिष्क द ग्रेट कुशान रूलर। ओके, जिनको हम लोग सेकंड अशोका के नाम से भी जानते हैं। तो चारक उनके ही क्या थे बोलने से? कोट पोइट हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारे पास में है विशाखा दत्ता। ये इंपॉर्टेंट है ये नाम। विशाखा दत्त द्वारा लिखित जो दो नाटक आपको ध्यान में रखना है, एक तो है आपका मुद्रा राक्षसम, दूसरा क्या है बोलने से? देवी चंद्रगुप्त। ओके, ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोट पोइट हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विशाखा दत्ता। और इनके द्वारा लिखा गया दो नाटक मैंने क्या बोला? एक तो मुद्रा राक्षसम, दूसरा क्या है बोलने से? देवी चंद्रगुप्तम। दोनों संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या है? नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो नॉन स्टिक खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसमें मेनली किस चीज का कोटिंग किया जाता है? ठीक है ना, यानी कि किस चीज से लेपित होते हैं बोल के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका टेफ्लॉन। अब यहाँ पर नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स का अर्थ क्या होता है? नॉन कुकिंग यूटेंसिल्स लाइक जो फ्राई पैन बोलते हैं, सॉसपेन्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें मेनली किसका कोटिंग किया जाता है? टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड अद्वैतीय। ओके, यानी कि अद्वैतीय जो किसके दर्शन को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आदि गुरु शंकराचार्य। इनके फिलोसफी फिलोसफी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनके दर्शन को अद्वैतीय बोलते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग एक दो फैक्ट समझेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास में सांख्य फिलोसफी। ओके, इनके जो जनक थे एक कपिला है, आपको नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक है योगा फिलोसफी के जनक पतंजलि को बोला जाता है। ठीक है ना, न्याय फिलोसफी के जो या न्याय दर्शन के जो जनक ये बोला जाता है अक्षपादा गौतमा। ओके, नाम याद रखना है इंपॉर्टेंट। और एक और नाम जो आपको याद रखना है, अद्वैत फिलोसफी के जो जनक है वो आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। द स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ अ मैन विद अ बियर्ड वाज डिस्कवर्ड इन दिस प्लेस बोल के हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्लेस पर मिला था। ओके, यानी कि दाढ़ी वाले व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति, यानी कि दाढ़ी वाले व्यक्ति के पत्थर की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थल या किस स्थान पर खोजी गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मोहनजोदाड़ो। क्या बनेगा? मोहनजोदाड़ो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट्स और बताने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर वीडियो को होल्ड करके पहले तो खुद से पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए सुन लेते हैं यहाँ पर या पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। देखिए, ये जोदाड़ो को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? 1922 में ये साइट डिस्कवर्ड हुआ था। ओके, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था बोलने से बोलेंगे आर डी बैनर्जी या बोलेंगे रखाल दास बैनर्जी। ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट साइट से हड़प्पन सिटी का। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है, ये होता है आपका माउंट ऑफ डेड या बोलेंगे मृतकों का टीला। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जो फिगर ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट किंग, यानी कि दाढ़ी, ठीक है ना, दाढ़ी वाले पुजारी राजा का जो साक्ष्य है ये भी हम लोग को यहीं से ही मिलता है, जो कि एक पत्थर का मूर्ति था। ठीक है ना, जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रोंज का जो इमेज था स्पेशली डांसिंग गर्ल्स का, इसका भी साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से ही मिलता है। ठीक है ना, और एक और जो आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना है, जैसे द टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, यानी कि मातृ देवी। ठीक है ना, मातृ का जो देवी है, मातृ देवी का जो फिगर है ये भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से ही मिलता है। ठीक है ना, तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, वीडियो को होल्ड करके खुद से रीड करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, बंगाल का स्वतंत्र राज्य, ओके, की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा की गई थी? तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना थी वो मुर्शिद कुली खान, जो कि बंगाल के पहले इंडिपेंडेंट नवाब, जिनको नवाब बनाया गया था मुगल बादशाह फारूकसियर के द्वारा। ओके, इनके ही द्वारा क्या किया गया था? फर्स्ट इंडिपेंडेंट बंगाल को स्थापित किया गया था। क्लियर।
तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान जिनको सुल्तान बनाया गया था इनके द्वारा, मुगल बादशाह फारूक शेर के द्वारा। ओके, ये नाम याद रखना है। और ये 1770 में बंगाल के नवाब बने थे। क्लियर, 1717 में। ओके, 1717 में बंगाल के नवाब बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। आपको वीडियो को होल्ड करके एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन इंडिया, यानी कि भारत में किस साल में मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 1995 में। हमारे देश में मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुआ था 1995 में। क्लियर। और प्रेजेंट डे में जो मिड डे मील स्कीम है, यानी कि 22 के आसपास में या 21 के आसपास में इसको हम लोग नए नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलने से? पीएम पोषण के नाम से। ओके, मिड डे मील स्कीम का लेटेस्ट लेटेस्ट नेम क्या है बोलने से? पीएम पोषण। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज फंस सकता है। हु वॉज तितुमीर? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तितुमीर कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा लीडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, या बोलेंगे वहाबी आंदोलन के नेता थे तितुमीर। ओके, बहुत फेमस नेता थे, याद रखना है। अब यहाँ पर आपको दो मूवमेंट के बारे में डिटेल में तो पता नहीं होना चाहिए, बस इतना इनके फाउंडर का नाम। ओके, और आपको इसके जो फेमस एक लीडर हुआ करते थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ से वहाबी आंदोलन के जो नेता। आपको वीडियो को होल्ड करके वहाबी आंदोलन के बारे में समझने की कोशिश करना है। अगर मैं यहाँ पर पूरा समझाने के लिए जाऊँ तो फिर वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सैयद अहमद ऑफ राय बरेली ये इनके फाउंडर थे, यानी कि वहाबी आंदोलन के फाउंडर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको नाम पता होना चाहिए, सैयद अहमद। ओके, ऑफ राय बरेली। नेक्स्ट याद रखना है तितुमीर, और ये वहाबी आंदोलन के सबसे फेमस लीडर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फराजी आंदोलन, हमारे पास में देखिए फराजी मूवमेंट, ये शुरू हुआ था हमारे बंगाल में, याद रखना है 1818 में। क्लियर। और इसके जो फाउंडर का नाम क्या है बोलने से बोलेंगे हाजी सराइतुल्लाह। ओके, नाम याद होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है। हु सेड आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, यानी कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द कानून है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका लुइस 14 ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे लुइस 14, इनका ही शब्द था मैं ही एक राज्य हूं और मेरा शब्द ही क्या है? कानून है। ओके, तो ज्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। द फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ नटराजा इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य छवि निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चोला आर्ट, यानी कि बोलेंगे चोल कला का एक, ठीक है ना, एग्जाम्पल है। क्लियर, उदाहरण है, फाइन एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू गॉड शिव, ओके, इस भगवान शिव को स्पेशली क्या किया गया है, दर्शाया गया है किसके फॉर्म में? नटराजा के फॉर्म में। ओके, और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में रखना है। देखिए 6ठी शताब्दी के आसपास में यह एलोरा और बादामी गुफाओं में दिखाई दिया था। क्लियर। लेकिन 10वीं शताब्दी के आसपास में तमिलनाडु में चोल कांस्य अपनी बेहतर परिपक्व और सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्ति में दिखाई दिया था। ओके, तो ये ध्यान में रखना है कि चोल राजवंश के युग में के दौरान क्या हुआ कि नटराज तमिलनाडु में राजशाही का एक प्रतीक बन गया था। क्लियर। तो ड्यूरिंग चोला एरा, ओके, चोल डायनेस्टी का ये क्या है बोलने से मेनली चोल डायनेस्टी या चोल कला को हाईलाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, और आपको ये एक एक लाइन यहाँ से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नटराज जो है वो भगवान शिव का एक फॉर्म है, ठीक है ना, डांसिंग फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है। In India, which one of the following state has the largest inland saline wetland, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय के लवणीय आर्द्र भूमि है। यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो इनलैंड सेलाइन वेटलैंड है वो कहाँ पर है, किस राज्य में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ओके, राजस्थान का जो सांभार झील है जिसको हम लोग जानते हैं भारत का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील। ओके, क्लियर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, इसी को ही हम लोग जानते हैं क्या बोलने से, ठीक है ना, लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड, जो कि क्या है, सांभार लेक। क्लियर, ये कहाँ पर पड़ता है आपका? राजस्थान में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना इसको रामसर साइट के अंतर्गत भी रखा गया है। क्लियर, यानी कि वेटलैंड, ये इसको वेटलैंड भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, टेरेस फार्मिंग इज डॉन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या बोल रहा है कि सीढ़ीनुमा खेती निम्नलिखित में से किस में की जाती है।
ओके, तो सीढ़ीनुमा खेती जो होती है या जिसको हम लोग जानते हैं टेरेस फार्मिंग के नाम से, तो ये मेनली कहाँ पर ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बन जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, पहाड़ियों की ढलान पर की जाती है क्या बोलने से, टेरेस फार्मिंग। ओके, तो चलिए या इस प्रकार से होता है, देखिए टेरेस फार्मिंग जिसको हम लोग जानते हैं सीढ़ीनुमा खेती के नाम से। ओके, तो ये मेनली हमारे देश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, ओके, उत्तराखंड या जो सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर आपको मेनली इस टाइप के क्या बोलते हैं टेरेस फार्मिंग दिखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, विच इंसेक्ट इज नोन एज फार्मर्स नंबर वन एनिमी, यानी कि किस कीट को किसान का दुश्मन नंबर वन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एफिड्स। एफिड्स को बोला जाता है फार्मर्स नंबर वन एनिमी। ओके, चलिए यहाँ से मैं आपको एक दो फैक्ट्स इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है एफिड्स। ओके, कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जनरली क्या करता है बोलने से, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो मेनली इस फसलों को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। और मेनली क्या करता है कि देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये लेडी बॉक्स है, जो कि मेनली जाना जाता है फार्मर्स फ्रेंड के नाम से। ओके, तो लेडी बॉक्स जनरली क्या करता है कि हम ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार के हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इसलिए लेडी बॉक्स को मेनली क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। ओके, एक नाम पता होना चाहिए आपको, लेडी बॉट्स भी बोला जाता है या लेडी बॉक्स भी। ओके, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और एक चीज आपको, अर्थवर्म को भी क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, ठीक है ना। अर्थवर्म को भी क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि देखिए अगर ऑप्शंस में अर्थवर्म तो अर्थवर्म नहीं है, तो आपको लेडी बॉक के साथ में या तो लेडी बॉट्स के साथ में जाना चाहिए अगर फार्मर्स फ्रेंड्स पूछता तो। लेकिन यहाँ पर फार्मर्स नंबर वन एनिमी पूछा है तो आपको पता होना चाहिए एफिड्स। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका कर्नाटका, कोलार। ओके, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके ऊपर, तो मूवी भी देखा हुआ होगा कि केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ओके, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपका आपको कर्नाटका में। ओके, तो कर्नाटका सबसे ज्यादा या बोलेंगे सबसे बड़ा उत्पादक है स्पेशली गोल्ड के मामले में। क्लियर, ओके, यहाँ पर देखिए जो राजस्थान हमारे पास में जो खेतरी दिया गया है ना, यहाँ पर खेतरी मेनली कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, तांबे के लिए, तांबे के उत्पादन के लिए। और हमारे पास में यहाँ पर देखिए जो महाराष्ट्र का जो पन्ना है, ये मेनली क्या है बोलने से बोलेंगे डायमंड माइन है, ठीक है ना, ये डायमंड के लिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए डायमंड माइन क्या है बोलने से बोलेंगे, डायमंड माइन ये हमारे देश में मेनली पन्ना महाराष्ट्र में से, ठीक है ना, पन्ना मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में ना पन्ना, थोड़ा चेक कर लेना। नेक्स्ट देख लेते, पन्ना इज इन मध्य प्रदेश, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते, 15 नंबर को देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15 को क्या लिखा हुआ है, ये हो गया 14 नंबर। ओके, चलिए आप लोग को वीडियो को होल्ड करके देखना है। नेक्स्ट देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज क्रिएटेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। तो ये पता होना चाहिए आपको, 69th अमेंडमेंट एक्ट या बोलेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 को। ओके, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत ही दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन घोषित किया गया था। ओके, और एक बात कि आर्टिकल 239 डबल ए, ये आपको पता होना चाहिए, इस आर्टिकल के तहत क्या हुआ था कि दिल्ली को भारत का यूटी बनाया गया था, ठीक, क्लियर, या यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आपको वीडियो को होल्ड करके एक एक लाइन को यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इंजॉयड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए भारत के लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 6। ओके, हमारे देश के, ठीक है ना, जो सिटीजन्स है इनको कितने फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, 6। ओके, 6। अब यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर, इसके पीछे का कारण थोड़ा लंबा है। तो क्या है था कि आपको कराची अधिवेशन पता ही होगा, कराची अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रपोजल को पारित किया था, ठीक है ना। कब बोलने से, क्योंकि ये कराची अधिवेशन 1931 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, तो उसी अधिवेशन में क्या किया था कि फंडामेंटल राइट का जो प्रपोजल था इनके ही द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इनका जो ड्राफ्ट था ना, फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रिपेयर किया था। ओके, तो फंडामेंटल राइट जो नेचर में जस्टिसिएबल होता है, कहने का अर्थ क्या होता है, जस्टिसिएबल का अर्थ ये होता है कि देखिए अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है ना, या कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो हम लोग अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है नेचर में। ओके,
इनिशियली हमारे संविधान ने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, ओके। 7 फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए थे, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग को पता है कि हमारे पास में केवल 6 फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था, याद रखना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत 1978 में क्या हुआ था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। और प्रेजेंट डे में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आर्टिकल 300 ए के तहत। कहाँ पर? आर्टिकल 300 ए के तहत भाग 12 में। क्लियर? ओके। और ये एक लीगल राइट है प्रेजेंट डे में, ओके। तो राइट टू इक्वालिटी, देखिए देखिए अब हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी ये आता है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 22 तक, ओके। 22 तक ये राइट टू क्या है बोलने से? फ्रीडम है। राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये आर्टिकल 23 और 24 में। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 25 से आपको आर्टिकल 28 तक के जो भी आर्टिकल्स है वो सारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में हमें जानकारी देता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आत्मा के रूप में, ठीक है ना, बताया था। तो ये आपको आर्टिकल 32 में दिखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने यहाँ से आपको डिलीवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? हु अमong द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था? ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और साथ के साथ में 2 बार लगातार क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे, ओके। 1950 से लेकर 1962 तक इनका ड्यूरेशन है। और 1962 में ही इनको क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक एक लाइन यहाँ से पढ़ना है होल्ड करके, वीडियो को होल्ड करके, ठीक है। भारत के सेकंड प्रेसिडेंट कौन बने, थर्ड कौन थे, ये सब आपको यहाँ से जानने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी विच ऑफ द फॉलोइंग बोल के बोल रहा है, ठीक है ना, इज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम भी क्या है बोलने से? एस्कॉर्बिक एसिड ही है। और विटामिन की सी की कमी होने पर कौन सी बीमारी होती है बताइए? विटामिन सी की कमी होने पर होती है स्कॉर्बी, ओके, यानी कि हमारे मसूड़ों से क्या निकालना निकलना, खून निकलना, ओके। तो देखिए जो विटामिन सी है ये मेनली, अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो मेनली हमें जो विटामिन सी है वो कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस मतलब होता है खट्टे, ठीक है ना, खट्टे जो फल होते हैं इससे मिलते हैं। जैसे आपका यहाँ पर टोमेटो दिया है, ऑरेंज दिया है, ठीक है ना, ऑरेंज, टोमेटो या बोलेंगे लेमन्स, यहाँ से हम लोग को मेनली क्या प्राप्त होता है? विटामिन सी प्राप्त होता है, ओके। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जनरली क्या डेयरी प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट द वायरल डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स was discovered by who of the following, यानी कि चेचक की वायरल बीमारियों के खिलाफ पहला सफल टीका निम्नलिखित में से किसने खोजा था? ओके, चेचक यानी कि जिसको हम लोग जानते हैं स्मॉल पॉक्स के नाम से। तो इसके ठीक है ना, इसके लिए जो चेचक बीमारी के लिए, ठीक है ना, इसके लिए जो सक्सेसफुल वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाया था? तो बोलेंगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडवर्ड जीनर। नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉमन है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और आपको पता होना चाहिए 1796 में इन्होंने क्या किया था, ठीक है ना, फर्स्ट जो वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स के ऊपर या बोलेंगे चेचक के ऊपर, ये इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल, ओके, यानी कि लिटिल कॉर्पोरल किसको बोला जाता है, या इस नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट, या बोलेंगे नेपोलियन बोनापार्टी, ओके। क्लियर? तो आपको यहाँ पर वीडियो को होल्ड करके पढ़ना है, यहाँ पर जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो बोलेंगे भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ लेते हैं। कैलामाइन इज एन और ऑफ, जो कैलामाइन है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका जिंक, ठीक है ना। जो कैलामाइन है वो किसका और है, जिंक का। आपको इसके कुछ सूत्र भी पता होना चाहिए, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बोलने से बोलेंगे कैलामाइन का Fe2O4Zn, ओके। खैर ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी अगर रखा जाए तो ध्यान में रखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आपको ये वाला टर्म्स याद रखना है कि कैलामाइन किसका और होता है, जिंक का, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायरकी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर भारत में द्वैध शासन, जिसको हम लोग डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ओके, लागू किया गया था। तो डुअल गवर्नमेंट या बोलते हैं डायरकी, ये हमारे देश में लागू हुआ था मॉन्टेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत, 1919 के तहत, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स के अनुसार, ओके, जिसको हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्लियर। मॉन्टेग्यू चैमसफोर्ड रिफॉर्म्स करो, मॉन्टेग्यू कौन थे बोलने से, सेक्रेटरी, ओके, और जो चेम्सफोर्ड था ये कौन था बोलने से, वॉइसरॉय, ओके, ये पता होना चाहिए, जनरली पूछे जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको वीडियो को होल्ड करके यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नोन एज जीरो माइल सिटी, या बोलेंगे जीरो माइल सेंटर, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशंस, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को उसके स्थान के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नागपुर, क्या बनेगा, नागपुर, ठीक है, कानपुर नहीं है, नागपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर बनेगा, ओके। नागपुर आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, ओके, क्लियर। तो नागपुर को हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, जीरो माइल सेंटर के नाम से जानते हैं, मेनली किस कारण से बोलने से, इसकी लोकेशन के कारण से। आप लोग चाहे तो इसको होल्ड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण मेनली होता है राइबोसोम्स पर, कहाँ पर, राइबोसोम्स में, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, याद रखना है, राइबोसोम्स में मेनली क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्लियर। आपको होल्ड करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका पैनक्रियास, ठीक है ना। ये जो पैनक्रियास है ना, ये सीक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है ना। अब ये जो इंसुलिन देखिए, जो इंसुलिन हार्मोन होती है ये क्या करता है बोलने से बोलेंगे, इंसुलिन हार्मोन मेनली क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जो पेनक्रियास होती है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, क्लियर। ठीक है, ये हमारे स्टोमक के पीछे होता है, मिक्स या मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको, याद रखना है, मिक्स ग्लैंड होती है, क्यों, क्योंकि इसका दोनों ही फंक्शंस होता है, ये एंडोक्राइन भी होती है नेचर में और एक्सोक्राइन भी होती है, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। तो इंसुलिन हार्मोन कौन सीक्रेट्स करती है, पेनक्रियास, ओके। इंसुलिन क्या होती है बोला मैंने, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, ओके। तो यही तक था आज का सेशंस, आप लोग को वीडियो को बार-बार रिवाइज़ करके क्वेश्चंस को है ना, याद रखने की कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने पिक किए वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और देखना आपको एग्जाम में इसी मतलब सेट से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एक-एक इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर वीडियो में प्रोवाइडेड सारे इन्फॉर्मेशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है? तो चलिए यहीं पर रखते हैं और आज के सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे मतलब जीके के सेट्स को लेके, ओके? जो कि फिर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और वेस्ट बंगाल जो मैंने जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट 1 था, अब मैं पार्ट 2 आप लोग को जल्दी कराने वाला हूँ। पार्ट 2 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स लेके आऊँगा, जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू।